हेलो आप सबको, आज शुरू करते हैं हमारे चैनल का पहला मैथमेटिक्स का वीडियो इंटीग्रेशन पे। और आज जानेंगे इंटीग्रेशन के बेसिक्स, क्या है इंटीग्रेशन, कैसे करते हैं इंटीग्रेशन, टेक्निक्स क्या है, लिमिट्स क्या है, एक्सपेक्ट्स, वेरिएबल्स सब क्या है वो जानेंगे। तो शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है? तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ऐसे लिखते हैं इंटीग्रेशन को। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? ये होता है इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स क्या है, सी क्या है, ये दोनों दो अननोन है, ये भी एक अननोन। तो एफ ऑफ एक्स ये वो फंक्शन है जिसका हमें इंटीग्रेशन चाहिए, और जी ऑफ एक्स ये वो फंक्शन है जो एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन है। तो क्या समझे, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ये, और ये जो सी दिख रहा है यहाँ पर सी, उसे कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, उसे कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। अब ये जो दो फंक्शंस है, एक एफ ऑफ एक्स एक जी ऑफ एक्स, इन दोनों में कॉमन लिंक होता है, एक रिलेशन होता है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। वैसे ही कोई फंक्शन दो नहीं होते कि यहाँ कुछ लिख दिया यहाँ कुछ लिख दिया, नहीं। इनके बीच का जो रिलेशन है वो ये है कि ये जो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के बीच का रिलेशन है वो ये है कि एफ ऑफ एक्स होता है वो जी एक्स का डेरिवेटिव होता है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तभी जाकर एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स प्लस सी है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसे मिटाते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, इसका इंटीग्रेशन cos x का विथ रिस्पेक्ट टू dx कितना होगा? तो इसका जो फॉर्मूला कहता है वो कहता है कि ये होगा sin x प्लस सी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, sin x फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन। तो जो रिलेशनशिप हमने बताए थे उसमें थोड़े से वापस जाते हैं। क्या है इसको, अगर हम एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, ये हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये हमारा फंक्शन है जी ऑफ एक्स। तो हमने बताया था कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स। चेक करते हैं एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स की डेरिवेटिव क्या है, यहाँ पर सब देखते हैं। तो cos x है एफ ऑफ एक्स हमारा, और sin x का डेरिवेटिव निकालते हैं। sin x का डेरिवेटिव d by dx sin x, डेरिवेटिव ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं? और उसका आंसर हमें पता है cos x, पता है, सिंपल, sin x का डेरिवेटिव cos x। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ये, ठीक है। अब बारी आती है सी की। सी हमने बोला है कांस्टेंट है, तो सवाल उठता है सर सी की क्या जरूरत है यहाँ पर? इसका तो ना इस डेरिवेटिव में कोई हाथ है ना इंटीग्रेशन में, सी ई कुछ नहीं दिखते हैं।
तो इसका क्या है रोल, सी का रोल। मान लीजिए यहां पर हमने साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स निकाला है, ठीक है। इसको थोड़े से उल्टे तरीके से समझते हैं, इस सी के बारे में उल्टे तरीके से समझेंगे, मजा आएगा। देखते हैं क्या होता है सी। ओके, लेट्स सी व्हाट इज सी। सो सी का रोल शुरू करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर एक डेरिवेटिव निकालते हैं हम साइन एक्स की। भैया साइन एक्स की डेरिवेटिव कितना होती है, कॉस एक्स। अभी दिखाया, जानते हैं बहुत लोग, अच्छे से लिखते, थोड़ा बड़ा करके लिखते डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। समझ गया? अच्छा, तो अगर मैं अब डेरिवेटिव निकालूं साइन एक्स प्लस 3 की डेरिवेटिव निकालूं तो वो क्या होगा, जरा सोचिए। साइन एक्स प्लस 3 की डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, वो भी कितना होगा, वो भी कॉस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो इसको अगर इक्वेशन 1 दे, इसको अगर इक्वेशन 2 देगा अच्छे से। ये निकाला साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ये निकाला साइन एक्स प्लस 3 का डेरिवेटिव भी कॉस एक्स। इसको इक्वेशन 1 दिया, इसको इक्वेशन 2 दिया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को याद रखिए। अब वापस चलते हैं अपने इंटीग्रेशन के रूल पे। इसको याद रखिए, इसको याद रखिए, मिटा रहा हूं, याद रखने में। इंटीग्रेशन क्या कहता है, अगर ये एक फंक्शन है f ऑफ x, उसका इंटीग्रेशन करना है तो वो होता है g ऑफ x प्लस c। जहां हमने बताया था कि g ऑफ f ऑफ x होता है g ऑफ x का डेरिवेटिव, f ऑफ x इक्वल टू g डैश x, ठीक है। f ऑफ x होता है g ऑफ x का डेरिवेटिव। तो अब देखें, पिछले तो 2 इक्वेशन लिए थे, उनमें एक आया था d ऑफ dx ऑफ, से बना लेते हैं, d ऑफ dx ऑफ sin x आया था cos, ठीक है। दूसरा भी आया था डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस 3, वो भी cos x, ठीक है। और इन दोनों को देखें, इन दोनों से कंपेयर करें, इक्वेशन 1 देखें, इक्वेशन 2 तो दिया था वही देखें। इन दोनों को कंपेयर करें, इन दोनों में से cos x के इंटीग्रेशन निकालते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू dx। वेरिएबल को छोड़ना नहीं है, वेरिएबल को पकड़ के रखना है। इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होगा, पहले इक्वेशन में अगर ये फंक्शन है f ऑफ x और ये फंक्शन है g ऑफ x, cos का फंक्शन है f ऑफ x, sin का फंक्शन है g ऑफ x, तो f ऑफ x इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, sin x, ठीक है। हम c को छोड़ रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि c का कोई रोल नहीं है। तो आगे cos x dx, इसका इंटीग्रेशन sin x हुआ पहले इक्वेशन से। अब दूसरे इक्वेशन को देखते हैं, दूसरे इक्वेशन से निकालते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos x। दूसरे इंटीग्रेशन से cos x dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, ध्यान से देखिए।
यहाँ पर sin x प्लस 3 का डेरिवेटिव cos x है, ठीक है, sin x प्लस 3 का डेरिवेटिव cos x। तो जो पहला रूल था हमारा इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x इक्वल टू gx प्लस c, उस हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx आ जाएगा sin x प्लस 3, ठीक है नहीं, sin x प्लस 3 लिखा है आपको, sin x प्लस 3 समझ आया। पहले इक्वेशन को कंसीडर करते, उसके रूल से इन दोनों को कंपेयर किया और उससे ये दो रिजल्ट मिले। अब बारी है इन दोनों रिजल्ट्स। ये पहला हम इसे क्वेश्चन 1 देते हैं, क्वेश्चन 1 दिया है तो इक्वेशन 2 भी दिया है तो इक्वेशन 3 दे देते हैं। ये उसके बाद तो इसे इक्वेशन 4 देते हैं, तो ये हो गया हमारी इक्वेशन 3, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इक्वल टू sin x, इक्वेशन 4 इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इक्वल टू sin x प्लस 3। इन दोनों का कंपेयर करना, ये पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन, ध्यान से अगर देखें तो ये साइड समान है तो ये दोनों ही इक्वल होंगे, तो इक्वल करके लिखते हैं क्या मिलता है, ठीक है, ऊपर लिखते हैं इस दोनों को इक्वल करते हैं, लिखते हैं क्या होता है देखते। तो जो मिल रहा वो कुछ ऐसा हुआ, sin x इक्वल टू sin x प्लस 3, इस तरह से चीजें बन गई। पूरी करने के बाद इस पूरे झमेले को ये आ गया sin x इक्वल टू sin x प्लस 3। अब sin x यहाँ पर तो शून्य नहीं तो कट गया, वो साइड से कट गया, sin x कट गया। अब इस साइड में क्या रहा, शून्य, इस तरफ क्या है 3, तो यहां पर होती है गड़बड़, शून्य समान 3 कभी नहीं होगा। रियल लाइन में शून्य यहाँ है 3 यहाँ है, उसके पीछे 1 है 2 है, तो ये दोनों कैसे समान होंगे, नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। तो इस जगह C का इंपॉर्टेंस आता है, कांस्टेंट का इंपॉर्टेंस आता है, कांस्टेंट का इंपॉर्टेंस आता है इस जगह। क्या होता है कांस्टेंट का इंपॉर्टेंस, अब इसे लिखा, इसे उड़ाते हैं कांस्टेंट। तो अगर इन दोनों को फिर से देखें, फिर करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos x। यहां से देखो sin x होगा, और अब हम कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे प्लस c के साथ। तो जो कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करने के बाद जो नया इक्वेशन बना वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इक्वल टू sin x प्लस c। अब इस c को क्या वैल्यू क्या है, इस c को मैं यहाँ पर 0 दे सकता हूँ, 3 दे सकता हूँ, 4, 1, 2 जो चाहे वो दे सकता हूँ। और अब तो कोई गड़बड़ नहीं है, अब ये c है, हमें पता नहीं कि 0 है 3 है 4 है, कुछ नहीं पता, पर एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है जिसके आगे चलकर डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो इसके डेरिवेटिव से इसका कोई लेना देना नहीं, पर जब इंटीग्रेशन करते हैं जैसा हमने पिछली बार देखा कि 0 समान 3 हो गया, वैसे कोई 1 समान 2 हो जाएगा। तो उस फैक्टर को रिड्यूस करने के लिए, उस गलती को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट का इंपॉर्टेंस, इसीलिए इंटीग्रेशन कांस्टेंट इतना 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटीग्रेशन का। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या है आगे इंटीग्रेशन में, पूरा क्लीन करते हैं, पूरा यहाँ पर अब आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन में। टाइप्स
of integration. Types of integration. बेसिकली इंटीग्रेशन को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, दो टाइप्स में, एक दो टाइप्स में ये डिवाइड हुए। पहला पार्ट जो है, पहला पार्ट उसे कहते हैं इनडिफाइंड इंटीग्रेशन या इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन या इनफाइनाइट इंटीग्रेशन, कुछ ज्यादातर कहते हैं इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। और जो दूसरा है उसे कहते हैं जस्ट इसका उल्टा, ये इंडेफिनाइट है तो इसका उल्टा, इसका एंटोनिम डेफिनाइट। इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन, ये डेफिनाइट इंटीग्रेशन। तो अब इंडेफिनाइट और डेफिनाइट इंटीग्रेशन में कॉमन क्या है, डिफरेंस क्या है, वो देखते हैं। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों का मेन इंग्रेडिएंट्स एक फंक्शन है, दोनों का ये भी एक फंक्शन। दोनों का इंटीग्रेशन अपने अपने वेरिएबल के साथ हो, यहाँ भी अपने वेरिएबल के साथ हो, पर जब इंटीग्रेशन होता है वहां डिफरेंस आता है। इंडेफिनाइट इंटीग्रल इसका इंटीग्रेशन लिमिटेड नहीं होता है, इसका इंटीग्रेशन कहीं से शुरू होता है और कहीं जाकर खत्म होता है, ना उसका जन्म पता है ना मरण पता है, इनिशियल पॉइंट नहीं कि फाइनल पॉइंट नहीं, बस इंटीग्रेशन, एक इंटीग्रेशन सिर्फ। पर यहाँ डेफिनाइट इंटीग्रल में थोड़ा कहानी अलग है। यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होता है उसका एक आगे जाने का रास्ता है और पीछे जाने का, उसका एक खुद का घर है, उसके आगे का बाउंड्री है, पीछे का बाउंड्री है। तो आगे के बाउंड्री को कहते हैं अपर लिमिट और पीछे के बाउंड्री को कहते हैं लोअर लिमिट। यहाँ पर इंटीग्रेशन इस तरह से लिखाया जाता है, इंटीग्रेशन इस तरह से लिखाया जाता है, बाउंडेड किया गया है। ये जो कर्व दिख रहा है यहाँ पर, उसके नीचे एक वैल्यू है, ऊपर एक वैल्यू है, तो उसे बाउंडेड किया गया है। यहाँ पर उसे कैसे बोलते, कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स with respect to dx, integration of f of x with respect to dx bounded by a to b, from a to b in region a to b, कुछ भी तीनों तरीकों से कोई भी अगर आपको अच्छा लगे उस तरह से बोलते हैं। तो इन दोनों का कैलकुलेशन बिल्कुल सेम, यहाँ पर भी आप इसे इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ पर भी आप इसे इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। लेकिन इंडेफिनाइट इंटीग्रल में कोई फाइनाइट वैल्यू आपको नहीं मिलती। वहां पर जो वैल्यू मिलता है वो एक फंक्शन होता है, एक कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस कुछ एक फंक्शन होता है, उसके साथ एक सी आता है, वो पूरा वेरिएबल से भरा हुआ आता है। लेकिन डेफिनाइट इंटीग्रल में आपको एक वैल्यू मिलती है, उस इंटीग्रेशन की एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है, उसके साथ भी कांस्टेंट आता है लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ आता है। तो इसका अगर इंटीग्रेशन g ऑफ x प्लस सी है, इस फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन हम मान ले g ऑफ x प्लस सी है, तो ये जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन होगा g of x and it is closed bracket closed between a to b plus इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। अब ये क्या है,
ये जो g ऑफ एक्स क्लोज बिटवीन ए टू बी, इसका मतलब है जब इसको ओपन करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इसका कैलकुलेशन कुछ ऐसा होगा कि g ऑफ b माने फंक्शन के x के जगह अपर लिमिट का नंबर डालेंगे और उस पॉइंट में फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। पहला काम, फंक्शन का वैल्यू अपर लिमिट वाले पॉइंट पे निकालेंगे, ठीक है, ये पहला काम है। और उससे घटाएंगे, कितना घटाएंगे, क्या घटाएंगे, घटाएंगे क्या, माइनस जी ऑफ ए, यानी कि जो इंटीग्रेशन यहाँ पर निकलेगा वो फंक्शन का वैल्यू एट अपर लिमिट, फंक्शन का वैल्यू एट लोअर लिमिट के डिफरेंस होगा। जी ऑफ एक्स में मैंने पहले एक्स के जगह बी को डाला, माइनस किया जी ऑफ एक्स में एक्स के जगह ए को डालकर, यानी कि फंक्शन का वैल्यू एट अपर लिमिट, फंक्शन का वैल्यू एट लोअर लिमिट। उसके साथ इस कांस्टेंट को तो आना है नहीं, यहाँ पर कांस्टेंट कटता है। कैसे कटता है देखा दो, इसका भी वैल्यू होता है, ठीक है, इस कांस्टेंट का भी यहाँ पर क्लोज वैल्यू आता है ए टू बी, लेकिन कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, वो किसी भी रीजन में सेम रहेगा। मान लीजिए 2 से 3 के बीच कांस्टेंट है 2.5, ठीक है, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट हमने पाया 2.5, उससे अगर 3 से 4 भी खींच ले, उसके रीजन को 3 से 4 भी खींच ले, तब भी इसका वैल्यू 2.5 रहता है, बदलता नहीं, ठीक है। तो इसका वैल्यू किसी भी केस में एक इंटीग्रेशन के लिए नहीं बदलते। हाँ, इंटीग्रेशन डिफरेंट फंक्शन के होंगे तो सी भी डिफरेंट निकलेगा, उसमें ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन एक इंटीग्रेशन के लिए ये वैल्यू बार बार रिपीट नहीं होता है या फिर बदलता नहीं। तो ये क्या होगा, यहाँ पर भी एक सी आएगा, ठीक है, जब हम b को डालेंगे, b को जब डालेंगे, यहाँ पर b को जब डालेंगे तो वहां पर एक प्लस सी आएगा, और जब a को डालेंगे वहां पर भी एक प्लस सी आएगा, इस तरह से। और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो सब्ट्रैक्शन होगा उस समय ये जो माइनस साइन इंट्रोड्यूस होगा और ये g वो माइनस हो जाएगा, ये g माइनस और c भी माइनस, तो यहाँ पर माइनस सी, यहाँ पर प्लस सी, दोनों कट जाएंगे, ठीक है, दोनों कट गए। अब क्या रहा, अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, यहाँ पर भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और दोनों का डिफरेंस वो भी न्यूमेरिकल वैल्यू ही आएगा, ना ही कोई फंक्शन। ओके, तो ये था डेफिनेट इंटीग्रल। क्या हुआ इसमें, हमने फंक्शन का इंटीग्रेशन किया जैसे कि इंडेफिनाइट में करते हैं, लेकिन उसका अपर लिमिट लोअर लिमिट को सब्स्टिट्यूट किया, उसके वैल्यू निकाले, इनका डिफरेंस लिया और मिला क्या, एक नंबर, एक जैसा कोई नंबर मिला। लेकिन इंडेफिनाइट इंटीग्रल में क्या हो, सिर्फ फंक्शन को इंटीग्रेट किया, एक और फंक्शन मिला। तो ये थे इंटीग्रेशन के टाइप्स, इस 2 प्रकार के होते, बेसिकली 2 प्रकार के होते, इससे कहीं और निकलते हैं, इससे कई फॉर्म्स निकलते हैं, यहाँ से कई फॉर्म्स निकलते हैं, पर ये उनका सब डिवीजन है, ये उसका डिवीजन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इतना इंटीग्रेशन कर लिया, अब देखते हैं इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन है क्या, देखते हैं। व्हाट इज इंटीग्रेशन, व्हाट इज दिस इंटीग्रेशन। डेफिनेट के तरीके से अगर देखें, डेफिनेट इंटीग्रल के तरीके से अगर देखें इंटीग्रेशन को, तो वो जो वैल्यू मिलता है ना,
वो फंक्शन के ग्राफ के अंडर का एरिया है, समझा। डेफिनेट के तरीके से अगर देखें इंटीग्रेशन को, तो जो वैल्यू मिलता है वो फंक्शन के ग्राफ, कैसा भी ग्राफ हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, मॉड हो, स्क्वायर हो, क्यू हो, ट्रिगोनोमेट्री, इलिप्टिकल, लॉगरिथम, कोई भी फंक्शन है उसके अंडर का एरिया। कैसे, देखो ऐसे इंटीग्रेशन अब हम करते हैं अभी cos x इक्वल टू sin x विद रेस्पेक्ट टू dx। वेरिएबल हमेशा रहना चाहिए वरना गलत है। अच्छे से लिखते हैं वेरिएबल को, अच्छे से यहाँ पर cos x dx इक्वल टू sin x प्लस c। ओके, तो ये इंटीग्रेशन हो गया। अब यहाँ पर हम ग्राफ करेंगे cos x का। हमने कहा था कि इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व ऑफ द फंक्शन, ग्राफ ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पर एक निकालते हैं इसका क्या मतलब, ज्योमेट्रिकली मतलब। यहाँ देखिए, ये cos x का ग्राफ सिंपल यहाँ से माइनस नीचे जाएगा, फिर यहाँ पर -1, ठीक है। ये cos x का ग्राफ है पाई तक, 0 से पाई तक, 0 से पाई तक ये cos x का ग्राफ है। तो अगर इंटीग्रेशन करते हैं cos x का, तो उसके ज्योमेट्रिकली मतलब ये बताता है कि यहाँ जो इतना एरिया है, इस एरिया, इस शेडेड एरिया ही है इसका इंटीग्रेशन, इस शेडेड एरिया ही इसका इंटीग्रेशन है। और ये फाइनाइट नहीं है, ऐसे चलता है, ऐसे 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 चलता है। तो जितना आगे जाएगा उतना एरिया ऐड होता जाएगा, ऐड होता जाएगा, ऐड होता जाएगा। पर ये इंटीग्रेशन का मतलब ही यही है कि एरिया अंडर कर्व, ठीक है। तो क्या हुआ इंटीग्रेशन का मतलब, लिखते हैं यहाँ पर व्हाट इज दिस। तो ये हो गया एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। तो यह था इंटीग्रेशन के कुछ सिंपल चीज। अगली बार देखेंगे कि इंटीग्रेशन के फॉर्म्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म और उनके इंटीग्रेशन। उससे पहले किसी बुक से इसका जो कुछ 20-25 फॉर्मूले से, इंटीग्रेशन ऑफ cos x, इंटीग्रेशन ऑफ sin x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ tan x, इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस x टू द पावर n, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, बहुत सारे जरा याद करना चाहिए। तो किसी बुक से पढ़े, R.D. शर्मा हो, आर्यहंत, कुछ और इनका इंटीग्रेशन होगा इन बुक्स से निकालेंगे। तो इन बुक्स तो बहुत ज़्यादा इनमें फॉर्मूले है। R.D. शर्मा में बहुत फॉर्मूला है, आर्यन में उससे ज़्यादा फॉर्मूला है, उसके बाद सेंगेज है, कई सारे पब्लिशिंग से। तो किससे फॉर्मूला देखना है। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन के, इंटीग्रेशन के कितने फॉर्म्स है, कैसे कैसे फॉर्म्स है, जनरल फॉर्म्स, ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्म, क्वाड्रेटिक, बाइक्वाड्रेटिक, सब फॉर्म देखेंगे। आज के लिए इतना ही। और दूसरी बात, कल 3 फॉर्म्स के बारे में डिस्कशन किया जाएगा, वो सब होंगे लीनियर, ठीक है। तो हम सबके बारे में डिस्कशन करेंगे। और आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में। और आप सबको थैंक्स।